नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और बुक बैंक सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सुभाष कश्यप जी की किताब हमारा संविधान को लेकर के। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इसके एक एक करके सभी अध्यायों को हम लोग लगातार कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। इस क्रम में अब हम अध्याय 14 में पहुंच गए हैं, जिसका टाइटल है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेदों पर मत जाइएगा, क्योंकि जो भाग हैं, भाग के सामने जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, वो अनुच्छेद केवल इस टाइटल के विषय में है बस। इसके अलावा इसकी जुडिशरी वाले जो अनुच्छेद हैं वो छोड़ दिए गए। फिलहाल आप सब लोगों को मालूम है कि हम इस क्रम में बहुत सारी चीजें पढ़ाए हैं, जैसे कि राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल की शक्तियां एवं कृत्य। इनकी शक्तियों एवं कृत्यों के बहुत सारे हमने उदाहरण देखे थे, जैसे कार्यपालिका की शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और क्षमादान आदि की शक्तियां। इन पे कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट सीरीज में लिए थे। आज हम फिर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, साथ ही साथ राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के सदन, साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र इत्यादि के ऊपर भी MCQ पर बेस्ड हमारी चर्चा रहेगी। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये सारे प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लिस्टेड हैं आपके लिए। आप इन प्रोग्राम्स को, ये जो यहाँ पर देख सकते हो आप, न्यूज एट 9 है, मुद्दे की बात है। आप लोगों को मुद्दे की बात प्रोग्राम में कॉलेजियम सिस्टम मैंने समझाया है, तो आप कॉलेजियम सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी यदि अगर चाहते हैं तो उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुद्दे की बात कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इसको प्रसारित किया हुआ है। स्पोर्ट्स सेंटर की बात करेंगे तो ये आपको पूरे हफ्ते भर में जो स्पोर्ट्स की न्यूज आती हैं वो कवर करते हैं। मॉर्निंग क्विज डेली होती है, मैप इन न्यूज, क्विक न्यूज, कॉमन साइंस और बुक बैंक, जो कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं। इस तरीके के तमाम सारे और बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी लाइनअप होने बाकी हैं, आप उनका भी आराम से आनंद उठाइएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इस प्रश्न के आधार पर इसका आंसर क्या निकलने वाला है। लिखा है, जब सदस्यों के एक समूह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से अपना समर्थन वापस लिया और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पद से हटाकर किसी अन्य को बिना पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बना दिया, तो ऐसे केस में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बहाल करने की आज्ञा दे दी हो, तो यहां जो विचार लिखे हैं इनमें से कौन सा सत्य होगा? इसका आंसर देने से पहले एक बार क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई राज्य है, किसी भी राज्य में जो सरकार होती है उसको चलाने का कार्याध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है उसे हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होने का मतलब जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत मिले हो, और जो बहुमत मिलते हैं वो विधायक के रूप में रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिसके पास में सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या होगी, समर्थन प्राप्त होगा, उसकी सरकार बनेगी। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था और इसको विधायकों ने अपना समर्थन दिया था, तब ये सरकार बनाया था, लेकिन विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन क्या कर लिया? वापस ले लिया। जब समर्थन वापस ले लिया तो ये बहुमत इसका समाप्त हो गया। समर्थन वापस ले लेने से मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, केवल मुख्यमंत्री का जो पद बैठा व्यक्ति है वो वहां से हटाए जाने की पूरी उम्मीद हो जाती है उसकी। तो जब विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, वही बात यहां लिखी है, जब सदस्यों के एक समूह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से अपना समर्थन वापस लिया, ये ले लिया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्योंकि इसको समर्थन प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल की शक्ति होती है कि ऐसे में वो इन्हें अपना पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं और इनको पद से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को, जिनको अन्य लोगों का या अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त है, उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसे चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, और इन्होंने बना भी दिया। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई। मुख्यमंत्री को पद से हटाकर किसी अन्य को बिना पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बना दिया। अब इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त है या नहीं है, वो बना सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की ये स्वविवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है कि वो किसी भी नए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पद दे सकता है बिना किसी पूर्ण बहुमत के भी। हालांकि एक निश्चित समय में उसे फिर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो अभी यहां पर पूर्ण बहुमत के बिना ही किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो पहले वाले साहब जो थे, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बहाल करने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि इसी को ही बनना है,
इन्हीं को बना रहने दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास तो समर्थन भी नहीं। अब ऐसे में मामला फंस गया कि एक तरफ राज्यपाल ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, एक तरफ राज्य हाईकोर्ट ने पुराने मुख्यमंत्री को ही बहाल कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री ही नए मुख्यमंत्री की जगह स्थान ग्रहण कर लेंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, इसलिए राज्यपाल की अनुमति से नए मुख्यमंत्री ही पद पर बने रहेंगे क्योंकि राज्यपाल ने कहा है, इसलिए नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर दोनों दावेदारों के बीच बैलेट से निर्णय कराया जाएगा या मंत्रिमंडल बर्खास्त कर नए चुनाव कराए जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइए। देखिए, ये वाला काम नहीं होगा, पूर्व मुख्यमंत्री ही नए मुख्यमंत्री की जगह स्थान ग्रहण करे रहें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा यदि करना है तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है देखते हैं। राज्यपाल की अनुमति से नए मुख्यमंत्री ही पद पर बने रहेंगे, यह भी संभव नहीं है। अगर ऐसा भी होना है तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या है, ये है, ये विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर। अब विधानसभा के सत्रों को आहूत करने का कार्य किसका होता है, ये भी राज्यपाल का होता है। किसका होता है, राज्यपाल। राज्यपाल जो है किसी भी विशेष सत्र का आह्वान कर सकते हैं, या जो रेगुलर सेशंस हैं वो भी राज्यपाल से ही आहूत किए जाते हैं। तो ऐसे विशेष सत्र का आह्वान किया जाएगा जिसमें थोड़ा भाषण देंगे और बताएंगे कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। और उस विशेष सत्र में जो दोनों दावेदार हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, पूर्व जो सीएम है जिसे फिर से बहाल करने की बात हाईकोर्ट ने कह दी है, और जो नए मुख्यमंत्री हैं जिन्हें राज्यपाल ने क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इन दोनों के लिए सदन में ही, ठीक है, विशेष सत्र आहूत कर दोनों दावेदारों के बीच बैलेट से निर्णय कराया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बैलेट बॉक्स में निर्णय कराया जाएगा, जिसके पक्ष में अधिक मत आएंगे, चाहे वो नए पुराने वाले के पक्ष में है चाहे नए वाले के पक्ष में है, जो विजेता होगा उसे ही अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये होता है प्रोसीजर। ये बनना है तो भी, ये बनना है तो भी। तो ये प्रोसीजर, मंत्रिमंडल बर्खास्त करने जैसी चीज नहीं आएगी। मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं की जाएगी। मंत्रिमंडल तो तब बर्खास्त की जाएगी जब एक पूरे पक्ष ने ही सदन में विश्वास खो दिया हो। सदन में मुख्यमंत्री से समर्थन वापस लेने का अर्थ यह नहीं है कि सदन में मंत्रिमंडल ने विश्वास खो दिया, इसलिए मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो बदल जाएंगे। और बदलने के लिए इस सिचुएशन में ये वाला कंडीशन अपनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहा गया है सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तभी तक पद धारण करती है जब तक उसे विधानसभा मंत्रिपरिषद तभी तक पद धारण करती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय सरकारी आदेश के रूप में तब तक लागू नहीं होता जब तक उसे राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त ना किया जाए और उसका विधिवत अधिप्रमाणन ना हो। अधिप्रमाणन का मतलब होता है अप्रूवल, ठीक है, अथॉरिटेशन। तो यहां पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। तो सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती भैया, ये उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तभी तक पद धारण करती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो, यह बात बिल्कुल सही है, अन्यथा मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। और मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय सरकारी आदेश के रूप में नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त ना किया जाए और उसका विधिवत अभिप्रमाणन ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है,
सत्य है। तो जो असत्य है वो कौन सा है? असत्य वाला यही वाला है, दूसरा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग अपना आंसर ABCD के रूप में देते रहा करिए, ठीक है, ABCD के रूप में। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आप जल्दी से पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, सही उत्तर तो मैं बता ही रहा हूं, प्रयास आपका होगा तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी बुक बैंक पढ़ने का तरीका मैं पहले भी कईयों दफा बता चुका हूं कि आप इस सेशन को पढ़ने के बाद तुरंत बुक रीडिंग जरूर करिए। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर तो बस एक कान से आप सुनेंगे निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको याद रखने से। चलिए कुछ मिलान करना है, प्रावधान यहां पर दिए गए हैं और यहां पर अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको मिलाना है। किनको किससे मिलाना है, अनुच्छेद किसके लिए कौन सा होगा, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। लिखा है विधेयकों की अनुमति, ये किस अनुच्छेद में है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्य के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान और विघटन, ये सब किसमें दिए हुए हैं? तो देखिए विधेयकों पर अनुमति जो है ये अनुच्छेद 200 में है। ये किसमें है? अनुच्छेद 200 में। आर्टिकल 200 जो है वो विधेयकों की अनुमति के बारे में बताता है। कौन देगा ये अनुमति? राज्यपाल देगा। सदन या सदनों से पास होकर के जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है इत्यादि, ठीक है। तो इसका तो मिलान जो है वो किससे हो जाएगा? 200 से। और अनुच्छेद 200 कहां दिया है? थर्ड में दिया है। तो ए का हो गया भाई 3, ए का क्या हो गया? 3, और ए का 3 हमको केवल इन दोनों में मिल रहा है, तो सी और डी ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। तो A3 हमारा यहां है और यहां है। अब राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, आर्टिकल 165 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जैसे राज्य का महाधिवक्ता, जैसे राज्य का महाधिवक्ता, उसी तरीके से केंद्र का कौन? उसी तरीके से केंद्र का कौन? इसकी सिमिलर पोजीशन केंद्र में कौन है? और जो इसकी सिमिलर पोजीशन में होते हैं उनके बारे में भी मैंने मुद्दे की बात में चर्चा की हुई है, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हो। तो राज्य का महाधिवक्ता बराबर केंद्र का कौन? तो इसका आर्टिकल कौन सा हो गया? 165, यानी बी का आंसर हो जाएगा 165। किसमें दिया है? 4 में। तो हो गया B4। अब भाई B4 इसी में दिया है, इसमें है नहीं, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया। आंसर तो हमें मिल गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए जरा, राज्यों के विधानमंडलों का जो गठन है ये आपका अनुच्छेद 168 में दिया हुआ है। तो राज्यों के विधानमंडल का गठन किसमें? 168 में। तो 168 का मतलब हो गया C1, सी का क्या हो गया? 1। और राज्य के विधानमंडलों का गठन मतलब क्या हो गया? विधानमंडल का गठन में ऐसा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल किससे बनेगा? विधानमंडल बनेगा राज्यपाल से, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, और कम से कम विधानसभा, इनसे मिलकर के बनेगा। इसके अलावा जिन राज्यों में विधान परिषद है, किन राज्यों में है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जरा, कितने राज्यों में है और कौन कौन से हैं वो राज्य, नहीं कितना आता है आप लोगों को। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनेगा जिन राज्यों में विधान परिषद है, अन्यथा राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधान मंडल बनेगा। इस पूरे को हम लोग बोलेंगे विधान मंडल। क्या बोलेंगे? विधान मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर होगा, इसको बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, असेंबली, और ये काउंसिल है, परिषद। जैसे केंद्र में संसद है उसी तरीके से राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर होती है, सेम उसी तरीके से। तो इसका गठन होगा। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और विधानमंडल का विघटन करना। विधानमंडल में केवल विधानसभा का ही विघटन हो सकता है, विधान परिषद का नहीं, ठीक है। तो एक ही बचा डी के लिए। डी के लिए कौन बचा? 2। ये अनुच्छेद 174 हो गया, आर्टिकल 174, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न पे आइए, अगले प्रश्न को देखते हैं। जब किसी विधेयक को विधानसभा और विधान परिषद, यदि अगर कोई विधान परिषद है तो, यदि किसी विधेयक को विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी सदनों द्वारा अगर किसी भी विधेयक को यानी बिल को पारित कर दिया जाता है, यानी कि पास कर दिया जाता है, तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वो यथा पारित विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान कर दे। तो इसी के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल 200 इसी के बारे में है, ठीक है, विधेयकों की अनुमति के बारे में यही लिखा है। ये आर्टिकल नंबर 200 है, बस आप ऐसे समझ लो। जब किसी भी विधेयक को विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से उसे राज्यपाल के समक्ष भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? कि उस पर अपनी अनुमति प्रदान करें। तो जब वो राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है। क्या ये कर सकता है? विधेयक की अनुमति रोक सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, या किसी भी विधेयक को अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या क्या काम वो कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, तो ये तो काम कर सकता है, वो सत्य है ये, ठीक है। अगर कोई भी विधेयक पारित हुआ है सदनों से तो राष्ट्रपति के पास जाएगा उसके कह सकते हैं कि अनुमोदन के लिए, और वो उस पर अपना विचार प्रस्तुत करके एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, यानी कि वो उस पर रोक भी लगा सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे। विधेयक को मान लेते हैं कि उस विधेयक में कोई ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में उसे राष्ट्रपति से कंसल्ट करना चाहिए, तो राष्ट्रपति से विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए चला गया तो फिर उसमें समय सीमा तय नहीं है, फिर राष्ट्रपति जब देंगे तब देंगे, ठीक है। तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, या किसी भी विधेयक को अपने संदेश के साथ, अपने सजेशन के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सदनों को। तो आप में से ज्यादातर लोगों को लगेगा भाई ये भी तो सत्य है, ये तो सत्य है ही है, दूसरा तीसरा भी सही है, चौथा वाला आधा सही है। आधा सही कैसे? आधा सत्य कैसे? अगर यहां पर किसी भी विधेयक शब्द में किसी भी वाला शब्द जो है इसको सही कर दिया जाए, इसमें लिख दिया जाए किसी भी विधेयक, ब्रैकेट में लिख दिया जाए धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, अगर ये लिख दिया जाए ब्रैकेट में, तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब क्योंकि नहीं लिखा है इसलिए यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो सही पूछा गया है भाई, कौन कौन सा? केवल 1 और 2 और 3 सही है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा सत्य है तो केवल 3 सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कथन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा देता है, जो कि लौटा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन में देखिए चर्चा करी, विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, यहां पर संदेश के लिए लौटा सकता है। किसी विधेयक को अगर संदेश के लिए लौटाता है तो कौन से विधेयक को संदेश के लिए लौटा सकता है? जिसे वो लौटा सकता है, यानी वो धन विधेयक तो होगा नहीं, है ना। तो वही पॉइंट यहां लिखा है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा देता है तो विधानमंडल तदनुसार उस पर विचार करेगा, या तदनुसार उस पर विचार किया जाएगा। तदनुसार मतलब जैसा संदेश उन्होंने दिया है वैसा उसके ऊपर विचार करेगा। विचार करने का मतलब यह नहीं है कि एक्सेप्ट कर लेगा। तो विधानमंडल उस पर विचार करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यदि उसे पुनः संशोधनों सहित पारित किया जाता है, यानी जो संदेश राज्यपाल महोदय ने सदनों को दिए हैं, सदनों ने उसे पुनः संशोधन के सहित पारित कर दिया। पुनः संशोधनों के सहित कैसे संशोधन? जो संदेश में लिखे गए थे। मान लेते हैं कि राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि राज्य में महिलाओं का आरक्षण जो है फला प्रतिशत से बढ़ा करके फला प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। इस पे मान लेते हैं कोई विधेयक बना, मान लेते हैं 10% से बढ़ा करके कोई विधेयक बनाए कि महिलाओं का रिजर्वेशन 20% कर दिया जाए, और राष्ट्रपति उस पर संदेश दे रहे हैं एक बार, या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि देख लीजिए मेरे ख्याल से 20% बहुत ज्यादा होगा, 15% पे भी आप विचार कर सकते हैं। अब वही विचार यहां पर आया और संशोधन में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, पारित किया जाता है, और उसके बाद राज्यपाल के पास फिर से जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे देगा।
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर पुनर्विचार के लिए कोई भी आपने विधेयक भेजा है राज्यपाल होने के नाते, तो सदन उस पर विचार कर सकते हैं और मान लेते हैं कि सदनों ने आपकी बात को मान लिया, पूर्णतः या अंशतः। मान लेते हैं कि पूर्णतः मान लिया भाई 15% आपने कहा था, या फिर हो सकता है अंशतः मान ले, वे कहें कि भाई 15% तो नहीं, हम 18% मान लेते हैं। या फिर आपने 3-4 सजेशंस दिए थे, 3-4 में से 2 सजेशंस मान लिए विधान मंडल ने, 3-4 2-3 नहीं माने, ऐसा करके, ठीक है। तो यदि उसे संशोधन सहित पारित किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे देगा। तो आपको अनुमति देनी ही पड़ेगी, चाहे उन्होंने सारे माने हो चाहे ना माने हो। तो ये भी सही है। यदि विधानमंडल बिना संशोधन के पारित कर दे तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता है, राज्यपाल को अनुमति देनी ही पड़ेगी। यानी राज्यपाल की अनुमति देने की कंडीशन क्या है? आपके जो संदेश हैं उसमें जो भी सजेशंस दिए गए हैं उन सजेशन को विधानमंडल पूरा माने या ना माने, बिल्कुल ना माने, थोड़ा बहुत मान ले या पूरा मान ले, कैसे भी करके अगर आपके पास में वापस भेज रहा है तो आपको हर स्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा? अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पूछा गया उपरोक्त में से, 2 बार लिख गया में से, यहां पर एक काट देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या है? तो कौन सा गलत है? केवल तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही है भैया इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई यहां पर, ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल के आदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल के आदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है। कौन सा आदेश? अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में, किसमें है? 213 में। जैसे राष्ट्रपति का 123 में, उसी तरीके से, तो डिजिट्स वही है, बस इंटरचेंज। तो देखें कौन सा है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश जारी कर सकता है। अरे ये तो पहले ही हमने सही कर दिया, तो मुझे क्या मालूम था ऑप्शन में ये लिखा ही है। तो ये तो सही है भाई, 213 के अधीन अध्यादेश जारी करता है। हर एक अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस, ठीक है। हर अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन का संकल्प पारित होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? जितने भी ऑर्डिनेंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के फिर से शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, विद इन 6 वीक, द पीरियड ऑफ 6 वीक, उसका अनुमोदन का संकल्प पारित होना आवश्यक है। मतलब जो अध्यादेश दिया गया है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात का अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है या समाप्त हो सकता है। तो देखिए, अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल के पास में उसी प्रकार की शक्तियां रखता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में। किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी होगा? जिस समय सदन ना चल रहे हो, जिस समय सदन सत्र जो है, सदन ना चल रहे हो, उसके सत्र ना चल रहे हो, जिसे आहूत ना किया जा सकता हो या आहूत किया जाना संभव ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब ये अध्यादेश का प्रभाव कब तक रहेगा? तब तक रहेगा जब तक कि फिर से सदन ना बैठ जाएं, और सदन जब बैठेगा तो सबसे पहले इसी अध्यादेश पर चर्चा करेगा। और सदन के बैठने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 माह नहीं है, ध्यान रखना, 6 वीक है, 6 सप्ताह के भीतर उस सदन से या उन सदनों से इसे पारित हो जाना चाहिए। पारित हो जाता है तो अध्यादेश जो है वो विधि बन जाता है या कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो वो जो अध्यादेश है स्वतः समाप्त हो जाएगा, या इससे पूर्व भी अध्यादेश को राज्यपाल क्या कर सकते हैं? इससे पूर्व भी राज्यपाल अध्यादेश को वापस लेकर के उसे खत्म कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि सदन की कार्यवाही जो है 6 महीने के अंतराल से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए, एक अध्यादेश का समय कितना हो गया? अधिकतम 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, अधिकतम। हो सकता है कि 6 महीने से पहले ही सदन की कार्यवाही शुरू हो जाए, तो वहां से 6 सप्ताह के अंतर्गत, तो अधिकतम की बात है, एग्जैक्टली की बात नहीं। एग्जैक्टली तो उसका कोई कार्यकाल नहीं है, या देखा जाए तो समय नहीं उसके लिए। राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, वापस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है भाई, राज्यपाल किसी भी समय से वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विषय पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अध्यादेश, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के
बिना अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विषय पर बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है, राज्यपाल के पास में राष्ट्रपति जैसी शक्तियां प्राप्त हैं अध्यादेश जारी करने में, लेकिन एक कह सकते हैं अपवाद भी है, या एक जगह पर इसको छूट कम प्राप्त है, और वो क्या है कि कोई ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने से पहले या जिस पर विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ऐसे विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं किया सकता। या फिर कोई ऐसा विधेयक जिसे स्वयं राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व करके रखा है, ऐसे विधेयक को वह अध्यादेश के जरिए जो है पारित नहीं कर सकता, उसके लिए अध्यादेश नहीं आ सकता। तो तीन के तीनों स्टेटमेंट यहां वाले सही हैं। जो गलत है वो कौन सा है? वो चौथा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये दोनों के लिए बात कर दी गई। राज्य के प्रथम व्यक्ति और राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति के ऊपर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता। यहां पे किसी भी कार्य का मतलब जब वो राष्ट्रपति के पद पर हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल किया सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है। महाभियोग चलाने के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और राज्यपाल महोदय जो हैं, उन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है, यानी उन पर कोई अध्यादेश जैसी चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर वो असंवैधानिक कृत्य करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सीधे हटा सकता है। कौन हटा देता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ और नहीं करना। तो इसमें जो बात लिखी है भी सही है, इसमें जो बात लिखी है भी सही है, लेकिन क्या कथन जो लिखा है उसका यही कारण है? क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य करने पर पद से हटाया जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उसके किसी भी कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? ऐसा नहीं, ये कारण नहीं है। ये अलग सही है, ये अलग सही है। इन पर मुकदमा न चलाए जाने के पीछे एक विशेष प्रकार के विचार हैं कि भाई कोर्ट में हम उसे नहीं खड़ा कर सकते जो कि भारत का या राज्य का प्रथम व्यक्ति हो। ठीक है, इस मामले में कुछ हद तक राजा जैसा यह महसूस करता होगा, लेकिन वास्तविक रूप में राजा नहीं है, यह आपको मालूम है। ठीक है, तो ये एक तरीके की चीज है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है, इसलिए इसका स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब इन कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन लिखें, इन पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में थोड़ा स्पेलिंग यहां पर मिस्टेक है। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। किसी भी राज्य की विधानसभा जो होती है, किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप बोलते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा का गठन जो है वो 500 से अनधिक लोगों के साथ गठित की जाती है। तो 450 यहां पे गलत लिखा है। लेकिन हां, राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये लोग चुने जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस ये बात। आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी विधानसभा का मतलब सबसे ज्यादा सीट। किस राज्य की विधानसभा सबसे छोटी है? कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनके पास 60 से कम विधानसभा सीटें हैं? जबकि मैंने अभी कहा कि किसी भी राज्य में 60 से कम विधानसभा नहीं होनी चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है।
तो क्या ये वाला पॉइंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी बताइएगा। बाकी ये 2 पॉइंट का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, यानी योग्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति विधानसभा का अगर सीट खाली है उस पर उस सीट को फिल करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसकी एज जो है वो 25 वर्ष से कम है, 25 ईयर एज से कम है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। केवल कथन दूसरा सही है, पहला क्या है, गलत है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन प्रश्नों का जवाब हमें जल्दी से जल्दी दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए इन प्रश्नों का जवाब जो मैंने पूछा है। आगे बढ़ते हैं। तब तक राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित या पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, देखिए राज्य में जो धन विधेयक है, पहली बात तो वो विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया सकता। कहां पर, विधान परिषद में। विधान परिषद में आप इसे पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। यह केवल और केवल विधानसभा में ही, विधानसभा इसी में ही जो है पुनर्स्थापित किया सकता है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया सकता है। पुनर्स्थापित का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना। इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता है विधान परिषद में, नहीं काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं कर सकते हैं, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ला सकते हैं बगैर संसद की संस्तुति के। मतलब राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक, कोई भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। संस्तुति का मतलब रिकमेंडेशन, तो संसद की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं लाया जा सकता, या राज्यपाल की संस्तुति के बगैर नहीं लाया जा सकता, या भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के बगैर नहीं ला सकते, या मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के बगैर नहीं ला सकते। बगैर किसके रिकमेंडेशन के मनी बिल राज्य में विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। संसद, राज्य के राज्यपाल, या भारत के राष्ट्रपति, या मंत्रियों के मंत्रिपरिषद की समिति या विशेष समिति। तो देखिए भाई, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राज्य के राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में क्या है, राज्यपाल है। तो इस मामले में यहां पर राज्यपाल इस तरीके की शक्ति रखता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सही है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में से राज्यपाल नियुक्त नहीं किया सकता। कौन सा सही है ये पूछा गया है, और यहां कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो भाई इसे नियुक्त किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो है गलत। पूछ रहा सही कौन सा है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, किए जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब हम हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं, हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर दोनों ही जगह के अदर जजेस, अन्य जज, कोई भी जज हो, सभी को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। और फिर जब वो राष्ट्रपति ही सभी को अपॉइंट करेगा तो भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त थोड़ी होंगे। हाँ, राज्यों के राज्यपाल से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। परामर्श किस केस में, जिस केस में वो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहा होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल वर्तमान समय में किया जाता है उसे कॉलेजियम बोलते हैं। और कॉलेजियम प्रणाली के बारे में संपूर्ण इतिहास, पूर्ण इतिहास जो है इसका, और वर्तमान स्थिति, दोनों चीजें ही मैंने आपको कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाई है। मुद्दे की बात प्रोग्राम के अंतर्गत आपको वो सेशन मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर पढ़िएगा पूरा का पूरा। और कॉलेजियम आजकल चर्चा में भी है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और गलत ही पूछा जा रहा था हमसे, कौन सा सही नहीं है अर्थात कौन सा गलत है, तो यही आ गया आंसर भी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति हटा सकता है।
विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आपको कैसे लगे हैं, आप जरूर इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक यहां पर है और क्यूआर कोड वहां पर है, आप स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ पाने के लिए, और तमाम सारे दूसरी भी चीजें हम धीरे धीरे करके उसमें देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज के इस सत्र में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।